हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपके एस्टेट की तैयारी अच्छी चल रही है। सो आज से जो मैं आपकी सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ वो आपकी हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी जो सेक्शन आपसे पूछा जाएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अपने इस चैनल पर मैं आपके साथ ये सीरीज वाइज यानी कि टॉपिक वाइज स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो आज आपकी पहली क्लास यहाँ पर है जो कि पहला टॉपिक है। तो पहला टॉपिक है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, जो कि हिंदी में आपका भाषा अधिग्रहण, अर्जन एवं अधिगम यहाँ पर कहलाया जाएगा। जब आपका हिंदी का जो सिलेबस अगर आपने देखा है तो वहां पर आपको इंग्लिश में लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पेपर में इंग्लिश में आएगा, आपको पेपर में हिंदी में आएगा। ठीक है, अगर मान लो कोई एक क्वेश्चन है ऐसे पूछ ले, अगर अर्जन और अधिगम से अगर आपका क्वेश्चन है तो फिर अर्जन और अधिगम करके आपको हिंदी में पूछेगा और लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग आपसे इंग्लिश में पूछेगा। बिकॉज सबको पता है भाई हिंदी का पेपर ओनली हिंदी में आता है और इंग्लिश का पेपर ओनली इंग्लिश में आता है। समझ में आया मैंने क्या बोला है? ठीक है, तो आपका जस्ट आपका और मेरा दोनों का यहाँ पर समय बच जाएगा। इसलिए आपका लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, भाषा अधिग्रहण जिसको अर्जन भी कहते हैं, एक्विजिशन का मतलब अधिग्रहण होता है, इसको अर्जन भी कहते हैं, और सीखना अधिगम, अधिगम का दूसरा अर्थ आपका सीखना भी होता है। आपको कहीं पर सीखना लिखा मिल जाएगा, कहीं पर अधिगम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता क्या है, इस पूरे टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लैंग्वेज एक्विजिशन को समझे, लर्निंग को समझे, इससे पहले आपको भाषा क्या होती है ये पता होना चाहिए। और ये हम सबको पता है भाषा क्या होती है। भाई लैंग्वेज क्या होती है, इंग्लिश में लैंग्वेज आएगा, हिंदी में भाषा आएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है टू एक्सप्रेस थॉट, अपने विचारों को एक दूसरे के सामने रखने के लिए ये एक जरिया है लैंग्वेज। अगर हम किसी एक बंद कमरे में रहे, अगर हम किसी से इंटरेक्ट ना करें, मान लो अगर कोई एक बच्चा है वो बिल्कुल एक बंद कमरे में, हमने उसको पूरी तरीके से बिल्कुल सोशल किया ही नहीं और ना ही उसके सामने हमने कभी एक शब्द भी बोला, क्या वो बच्चा लैंग्वेज सीख पाएगा? क्या वो बच्चा इंटरेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो लैंग्वेज जो है, भाषा जो है वो तभी होगी जब आप इंटरेक्ट करोगे सभी के साथ। ठीक है, जब आप दूसरों के साथ मिलेंगे जुलेंगे तो आपको भाषा आती है। और भाषा क्या है, एक माध्यम है कम्युनिकेशन का, बातचीत का, जब आप अपने विचारों को रखते हैं एक दूसरे के सामने। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक ये कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक संप्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि आप इसको समग्रता दृष्टि से देखते हो, एज ए होल देखते हो। ठीक है, आप होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखते हो। ये कुछ टैग वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन टैग वर्ड से आप क्वेश्चंस को इजीली बना सकते हो। ठीक है, इसलिए इसको डीप में नहीं, डीप में अगर प्रॉपर तरीके से चाहिए तो आप नोट्स ले लेना, वहां पर मैं आपको ये सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करके दी हुई है मैंने। ठीक है, आज आपका पहला ही टॉपिक नोट सेक्शन में ऐड हो जाएगा इस क्लास के बाद। ठीक है, तो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सिर्फ यहां तक नहीं है भाषा कि हम बस एक दूसरे के साथ बातचीत कर लेते हैं, यहां तक नहीं है। भाषा आपके एज अ होल आपको बताती है। ठीक है, आपके पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व को निखारती है भाषा। आप दूसरे के साथ कैसे पेश आते हो, कैसे बातचीत करते हैं, ये आपके पर्सनालिटी का हिस्सा होती है। ठीक है, तो आपके व्यक्तित्व को भी निखारती है भाषा। एक एक शब्द जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखते रहना अगर आप नोट्स बना रहे हो। ठीक है, तो समग्रतावादी दृष्टि से देखी जाती है क्या, भाषा, लैंग्वेज। ठीक है, अब लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, एक रूल बेस्ड सिस्टम है। रूल बेस्ड सिस्टम मतलब नियमों में बंधी हुई है, नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, नियम से संचालित व्यवस्था है। हिंदी में जरूर ध्यान में रखेगी भाई, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों करेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश हिंदी दोनों करेंगे, क्योंकि हिंदी में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा इरिटेटिंग लगे, बट जब आप पढ़ते जाएंगे ना तो ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो कैसी भाषा, रूल बेस्ड सिस्टम है। भाई आप जब लैंग्वेज सीखते हो तो ऐसे थोड़ी ना कुछ भी सीख लेते हो, है ना। आपको एक सेंटेंस बोल रहे हो तो उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। मैं पानी पीती हूँ तो मैंने ऐसे क्यों बोला, मैंने पहले मैं ही क्यों लगाया, मैंने फिर पानी लगाया, फिर, क्योंकि उसका एक मीनिंग होता है, वो एक रूल में बंधी हुई है। ठीक है, मैं कुछ भी आगे पीछे नहीं जोड़ती हूँ कि मैं है पीती पानी, ऐसे कुछ नहीं करती ना, एक नियमों में बंधी हुई थी। तो भाषा क्या है, रूल बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, रूल गवर्न सिस्टम आप इसको कह सकते हो। भाषा इमिटेटिव वाली होती है और चेंजेबल होती है। इमिटेटिव मतलब अनुकरणीय होती है। ठीक है, आप अनुकरण करके सीख जाते हो। अनुकरण करना मतलब नकल करना टाइप से। ठीक है, अगर आपके सामने कोई अदर लैंग्वेज का वो आपके सामने कुछ बोल रहा है, भले ही आपको समझ ना आए, लेकिन आप जो जैसे बोल रहे हो उसको आप इमिटेट करके बोल सकते हो। ठीक है, तो इमिटेटिव होती है और चेंजेबल होती है। अब ये हम सबको पता है, भारत जो है उसमें बहुत सारी लैंग्वेज जो है बोली जाती है। ठीक है, 22 भाषाओं की यहाँ पर बात करी जाती है। भारत में 22 भाषाओं की 22 लैंग्वेज की बात करी जाती है। मैं सारी चीजें बाइलिंगुअल लिखूंगी क्योंकि हम दोनों ही सब्जेक्ट को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत की अगर पूछी जाए तो कैसा कंट्री हो जाता है, मल्टीलिंगुअल कंट्री हो जाता है। ठीक है, भारत कैसा कंट्री है भाई, मल्टीलिंगुअल यानी कि बहुभाषी देश है भारत, बहुभाषी देश है। ठीक है, हमारे यहाँ पर तरह तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती है। ठीक है, हम हिंदी बोलते हैं, कोई तमिल बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, ठीक है, कोई मद्रासी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, तो सबकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस होती है।
ठीक है, तो चेंजेबल होती है मतलब परिवर्तनशील होती है। अब एक चीज जो आपसे पूछी जाती है, कई बार आपको पेपर में देखने को मिलती है, देखो बहुभाषी देश है भारत, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, लेकिन फिर भी हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इंडिया की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, कोई भी राष्ट्रीय भाषा इंडिया की नहीं है, तो फिर हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है, आपसे पूछी जाती है, क्योंकि एचटेट में आपसे हिंदी और इंग्लिश ही पूछा जाता है। वैसे तो लैंग्वेज बहुत सारी होती है भाई, पंजाबी भी होती है, लेकिन हमसे जनरल सेक्शन में क्या पूछा जाता है, हिंदी और इंग्लिश पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर हिंदी की बात करें और इंग्लिश की अगर बात करें, अंग्रेजी की अगर बात करें, तो हिंदी जो है आपकी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा है हिंदी। राष्ट्रीय भाषा हमारी कोई नहीं है, लेकिन राजभाषा है, इसको आप आधिकारिक भाषा भी कहते हो। आधिकारिक आपसे पूछा जाता है भाई ये पेपर में, इसलिए लिखवा रही हूं। ठीक है, और इंग्लिश कैसी है, इंग्लिश आपकी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि सहयोगी आधिकारिक भाषा है। आधिकारिक भाषा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, इंग्लिश जब मैंने सीटेट दिया था तो भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये दो चीजें आप जरूर यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हम लोग बहुभाषी हैं, हम बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं, बट हमारी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी जो है हमारी वो राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको आधिकारिक भाषा कहते हैं, और इंग्लिश आपकी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसको सहयोगी आधिकारिक भाषा कहते हैं। ठीक है, इतना चीज यहां से समझ में आया। अब यहां पर जब हम भाषा करते हैं तो हम लोग 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को यहां पर पढ़ते हैं। ठीक है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को यहां पर पढ़ते हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होता है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यानी कि त्रिभाषा सूत्र। ये किसके द्वारा किया गया था, ये इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी में लिख देती हूं, कोठारी कमीशन के द्वारा दिया गया था, जिसको आप 1964 से 66 पढ़ते हो। ठीक है, कोठारी कमीशन के द्वारा दिया गया था। ये 3 भाषाओं की बात करते हैं। ये कहते हैं अगर कोई हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट यानी कि हिंदी बोलने वाले राज्य, तो वहां पर कौन सी 3 भाषाओं की बात करी जाती है। और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, गैर हिंदी भाषी क्षेत्र लिख सकते हो। ठीक है, ये हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी बोलने वाले राज्य जो कुछ भी है, ये गैर हिंदी भाषी क्षेत्र आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर कौन सी 3 लैंग्वेज, देखो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, तो यहां पर जो है आपकी सबसे पहले जो लैंग्वेज कौन सी होगी, वो आपकी हिंदी होगी, क्योंकि हिंदी स्पीकिंग है ना, सबसे पहली लैंग्वेज आपकी कौन सी, हिंदी होगी। सेकंड नंबर पर जो आप लैंग्वेज ले सकते हो वो ये कहते हैं या तो आप इंग्लिश लीजिए या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज लीजिए। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, 22 भाषाएं हमारे पास। ठीक है, कोई भी आप मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज ले सकते हो। और तीसरे नंबर पर आप वो लैंग्वेज लेंगे जो आपने सेकंड नंबर पर चूज नहीं करी है। मान लीजिए आपने अगर MIL चूज नहीं करी है, कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, आधुनिक जो भारतीय भाषा, अगर उसका आपने नहीं यूज किया है सेकंड लैंग्वेज पर, तो आप यहाँ पर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज रख सकते हो, यानी कि आधुनिक भारतीय भाषा रख सकते हो। अगर यहाँ पर आपने MIL लिया है तो यहाँ पर आप इंग्लिश ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से 3 भाषा की बात करते हैं जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है उसके बारे में। और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है तो मतलब हिंदी नहीं बोलते, तो इनकी कोई रीजनल लैंग्वेज होगी, इनकी कोई क्षेत्रीय भाषा होगी। ठीक है, जिसको मदर टंग बोलते हैं। मदर टंग क्या होता है अभी बताते हैं। ठीक है, मदर टंग बोलते हैं। और यहाँ पर इनकी अगर कोई रीजनल लैंग्वेज है तो दूसरी भाषा क्या होगी भाई, दूसरी भाषा हिंदी होगी। और तीसरी भाषा या तो इंग्लिश होगी या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगी। ठीक है, तो ये कहना है किसका, ये कहना है कोठारी कमीशन का, जिन्होंने त्रिभाषी सूत्र यहाँ पर दिया है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया है। जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें 3 भाषाएं, और जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें 3 भाषाओं की यहाँ पर बात की जाती है। ठीक है, इतना यहाँ से समझ में आया। अब बढ़ चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ। अभी तक हमने भाषा को समझा था। ठीक है, अब टॉपिक की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपका लैंग्वेज एक्विजिशन और आपका लर्निंग है। ठीक है, अब बढ़ चलते हैं। चलो, एक्विजिशन क्या होता है और लर्निंग क्या होता है, डिफरेंसेस के माध्यम से करेंगे। ठीक है, देखो एक्विजिशन मतलब वो भाषा होती है, एक्विजिशन करना मतलब ग्रहण करना, जिसको आप बिना किसी प्रयास के ग्रहण कर लेते हो। जो कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके घर में जो भाषा बोली जाती है वो सबसे पहले सीखता है।
ठीक है। अगर मान लो किसी ने किसी तेलुगु परिवार में अगर जन्म लिया है तो वो सब बच्चा सबसे पहले हिंदी थोड़ी सीखेगा, वो क्या सीखेगा, वो तेलुगु भाषा सीखेगा। यानी कि जो उसके माता पिता भाषा बोलते हैं, जो उसके घर परिवार में भाषा बोली जाती है, वो भाषा क्या कहलाती है, वो एक्विजिशन कहलाता है। जो उसने अपने एनवायरमेंट से कहीं ना कहीं अर्जित कर ली है, वो क्या है, वो उसकी मदर टंग होती है ये, ठीक है, मातृभाषा होती है। जैसे हम लोग हैं, हम क्या बोलते हैं भाई, हम लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है, तो हमारी जो मदर टंग है वो क्या कहलाई जाएगी भाई, चाहे कोई भी हो, पंजाबी बोलते हैं तो उनकी पंजाबी हो जाएगी मदर टंग, ठीक है। जो आपके घर में भाषा बोली जाती है वो आपकी एक्विजिशन हो जाता है, वो आपकी क्या है, लैंग्वेज का एक्विजिशन है। और लर्निंग मतलब जब भी आप कोई भाषा सीखते हो, जब आप स्कूल में जाते हो, आप मेहनत करते हो, उसके रूल्स वगैरह पढ़ते हो, तो वो भाषा कौन सी कहलाती है, वो आपकी लर्निंग कहलाती है। यानी कि आप इसको सीख रहे हैं और इस भाषा को आप सीखते नहीं है, वो आप नेचुरली क्या कर लेते हैं, अपने अंदर धारण कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हम पेडागोजी में पढ़ते हैं वो आपसे पूछा जाता है, जैसे मदर टंग है, ठीक है, मदर टंग, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मातृभाषा इसको हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। इसको घर परिवार की भाषा भी बोलते हैं, कैसे भी नाम आपको दे करके लिख सकते हैं, घर परिवार की भाषा। ये सारी किसकी भाई, एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, अर्जन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो आपकी मदर टंग है, मातृभाषा, जो आपके घर परिवार में बोली जाती है। आपके पर्यावरण की भाषा, पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंटल लैंग्वेज, अपने एनवायरमेंट के अंदर बोली जाने वाली भाषा, ठीक है। इतना यहां समझ में आया। उसके बाद इसको पहली भाषा भी बोलते हैं, पहली भाषा यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, वो हमेशा आपकी मदर टंग होनी चाहिए, जिसको आप मातृभाषा कहते हो। और ये सारा क्या है, यही आपका एक्विजिशन है। लर्निंग का मतलब क्या होता है, लर्निंग का मतलब क्या होता है भाई, हम लोग इंग्लिश, जब हम लोग पैदा हुए थे, ठीक है, अब हम हिंदी बोलने वाले हैं, तो हम जब पैदा हुए थे तो हमने इंग्लिश थोड़े ना सीखी थी। इंग्लिश हमने कहाँ सीखी, इंग्लिश हमने स्कूल में सीखी। तो इंग्लिश हमारी कौन सी भाषा हो गई, इंग्लिश हमारी लर्निंग हो गई, एक्विजिशन नहीं हुई है, हमारी कैसी है, लर्निंग है, ठीक है। ये हम प्रॉपर तरीके से रूल्स वगैरह से सीखते हैं, जो कि हमारी सेकेंड लैंग्वेज कहलाती है। सेकेंड लैंग्वेज यानी कि दूसरी भाषा, दूसरी भाषा इसको आप कहते हो, ठीक है। ये आपके टारगेट लैंग्वेज कहलाती है, जिसको आप लक्ष्य भाषा बोलते हो, ठीक है। यही आपकी फॉरेन लैंग्वेज भी कहलाती है, फॉरेन लैंग्वेज, जिसको आप विदेशी भाषा बोलते हो। इतना समझ में आया। तो ये सारी जो टर्म्स है ना, इसको आप ध्यान में रख लेना। सिंपल सी भाषा में बात करें तो एक्विजिशन का मतलब होता है जो भाषा आप बिना किसी डेलिब्रेट तरीके से सीखते हो, जो आप खुद से एक्वायर कर लेते हो नेचुरली, वो आपका एक्विजिशन है। और जो आप स्कूल वगैरह में जाकर के बढ़िया तरीके से लर्निंग से, टीचर से, किसी से सीखते हो, तो वो आपकी लर्निंग कहलाती है, ठीक है। तो ये समझ में आया। ये आपकी अनकॉन्शियस प्रोसेस होती है, अचेतन होता है। कॉन्शियस क्या होती है, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये हमने फ्रूड के टाइम पे पढ़ा है, ठीक है। अनकॉन्शियस मतलब इसमें आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ये अपने आप सीख लेते हो, नेचुरली आप इसको सीख लेते हो, ठीक है। प्राकृतिक रूप से आप इसको सीख लेते हो, इसमें आपको डेलिब्रेट नहीं होना पड़ता है, ठीक है। डेलिब्रेट मतलब आप अपने आप को झोंकना नहीं पड़ता इसमें। जबकि ये आपकी कॉन्शियस होती है, आप बिल्कुल ही कॉन्शियस माइंड के साथ इसको सीखते हो, क्या चल रहा है ना, रूल्स वगैरह सब कुछ सीखते हो। जैसे इंग्लिश हम सीखते हैं, ठीक है, तो इसमें आप कैसे सीखते हो, इसमें आप डेलिब्रेटली सीखते हो, ठीक है। मतलब कि जानबूझकर आप सीखते हो इस चीज को कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है वो, ठीक है। अब बात करें अगर हम विदेशों में जाएं, जैसे मान लो अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में तो भाई बच्चे पैदा होते इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर जाते हैं, तो उनके लिए क्या, उनके लिए एक्विजिशन इंग्लिश लैंग्वेज होगी। अगर वो हिंदी पढ़ते हैं तो उनके लिए हिंदी कैसे हो जाएगी, उनके लिए लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ समझ में आया, ये आपके इनफॉर्मल प्रोसेस होती है, अनौपचारिक होती है, इसके लिए आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता। जबकि ये आपकी फॉर्मल होती है, आप स्कूल वगैरह में जाते हो, ठीक है, अपने टीचर से पढ़ते हो, आप इसमें सीखते हो, सिंटैक्स वगैरह सीखते हो कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर फलाना आएगा, ये आएगा, ठीक है, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये आपका फॉर्मल तरीके से आप सीखते हो। इसमें कोई भी ग्रामर के रूल आप नहीं सीखते, है ना। भाई बच्चा है वो बोलना सीख जाता है, पहले वो कुछ बोलेगा, एक एक शब्द बोलेगा, फिर वो दो शब्द से बोल जाएगा जिसको हमें समझ में आ जाता है, फिर वो धीरे धीरे सेंटेंसेस में बोलने लग जाता है। तो इसमें कोई भी व्याकरणिक नियमों की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हम रूल्स के साथ सीखते हैं, ठीक है। पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट आएगा, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर सीखते हैं रूल्स के साथ। तो वो आप हमारी क्या किस में आ गया, लर्निंग में हो गया। ये आपका अनस्ट्रक्चर्ड होता है, वही वाली बात है ना, रूल्स वगैरह ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इसमें कोई रूल नहीं होता, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, असंस्थागत होता है। जबकि ये जो है आपका स्ट्रक्चर्ड होता है, इसमें हम प्रॉपरली सीखते हैं सारी चीजों को,
तो ये डिफरेंसेस है किसके बीच में, एक्विजिशन और लर्निंग के बीच में। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब लैंग्वेज एक्विजिशन की हम बात करते हैं तो कैसे बच्चा, इसके स्टेजेस क्या होती है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन के स्तर क्या होते हैं, कैसे कैसे बच्चा सीखता है। तो सबसे पहले कूइंग स्टेज आती है, जिसको हिंदी में कूकना बोलते हैं। ठीक है, ये जो है 0 से 6 वीक की होती है। इसका कोई भी मतलब नहीं होता, नो मीन्स, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता। ठीक है भाई, 0 से 6 वीक पे बच्चा क्या करता है, कुछ नहीं करता। उसको भूख लगे तो रो देगा, है ना, उसने अगर डायपर गीला कर दिया है तो वो रो देगा, है ना, मुंह से तरह तरह की आवाजें आती है उसके, तो वो उसका कोई सेंस नहीं होता। फिर आती है बैबलिंग। बैबलिंग मतलब बड़बड़ाना। 6 महीने का बच्चा बैबलिंग करता है। इसमें यहाँ पर कुछ कुछ बच्चे जो है वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वो मामा मामा ऐसे, है ना, दादा दादा ऐसे बोलना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे। ठीक है, मामा दादा ऐसे बोलना स्टार्ट कर देते हैं। बट ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कौन समझ पाते हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही उस चीज को समझ पाते हैं, बाकी कोई और इस चीज को नहीं समझ पाता। ठीक है, इनका इतना भी कुछ खास मतलब नहीं होता है। उसके बाद जो वन वर्ड है, एक शब्द है, वो बच्चा 1 साल की अवस्था तक बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसका जो है अपने आप में मतलब होता है, लेकिन ये मतलब सिर्फ और सिर्फ परिवार ही समझ पाता है। जो फैमिली है ना उसकी, स्पेशली जो मदर है, सिर्फ वो समझ पाती है। आपने देखा होगा, आप जब किसी के घर में जाते हो, कोई आपके घर में आता है, अगर छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा अगर कुछ कह रहा है तो वो आपसे कहेगा क्या कह रहा है ये, तो आप कहते हो अरे ये कह रहा है ना। तो परिवार ही समझ पाता है उस चीज को। ठीक है, एक शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है यहाँ पर बच्चा। फिर 2 वर्ड स्टेज कब आती है, 2 शब्द अवस्था, जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है, तो वो 2 या फिर जो कुछ बच्चे वो 2 से 3 शब्द भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो लॉन्गर यूटेरेंस है, मतलब लंबे शब्द, मतलब वाक्य में टाइप में बच्चा कब बोल पाता है, तो वो 2 से 4 वर्ष का बच्चा यहाँ पर बोल पाता है। ठीक है, तो इतना आप ध्यान में रखेंगे, इस चीज को भी, टेबल को भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग को हमने पढ़ा। अब कुछ भाषाविद है जिसमें हम किसको पढ़ते हैं, हम पियाजे को पढ़ते हैं। ठीक है, हम पियाजे को पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं वाइगोत्स्की को, और नोम चोम्स्की का नाम बहुत आता है। नोम चोम्स्की से एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इन भाषाविदों को एक बार देख लेते हैं कि इनका भाषा के बारे में क्या कहना है। भाषा के बारे में जो बात करने वाले भाषाविद हैं, उनमें हमने पहले भी सीडीपी में इस चीज को कवर किया है कि पियाजे बात करते हैं भाषा के बारे में, और वाइगोत्स्की तो मेजर बात करते हैं भाषा के बारे में। इन्होंने तो भाषा का जो योगदान है वो डेवलपमेंट में बहुत ही खासा बताया है। ठीक है, जो कि हमने पढ़ा है। और इसके अलावा नोम चोम्स्की के बारे में पढ़ेंगे। नोम चोम्स्की से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, और जो कि बहुत ईजी है, यहाँ से समझोगे वो एक क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं पियाजे और वाइगोत्स्की को कंपैरिजन से मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे ने भाषा का जो है कहीं ना कहीं लेस रोल बताया है। ठीक है, ये भाषा को इतनी अहमियत नहीं देते। इन्होंने कहा कि जो हमारे संज्ञानात्मक विकास होता है वो भाषा के ऊपर डिपेंड नहीं करता, भाषा के ऊपर जो है वो निर्भर नहीं करता। इन्होंने जो बात करी है वो किसकी बात करी है, ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात करी है, जो कि अहम केंद्रित वाक्य है, जो 2 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चा करता है। ये कहते हैं कि इस स्टेज में जो बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो मानसिक विकास है, वो इतना कहीं ना कहीं हुआ नहीं होता है, बहुत ही कम होता है, जिस वजह से बच्चे जो है वो खुद से बात करते हैं, ईगोसेंट्रिक स्पीच करते हैं, यानी कि खुद से बात करते हैं, खुद के काम को कहीं ना कहीं डायरेक्शन देते हैं। देखा होगा ना, बच्चे अपने आप में ही बड़बड़ाते रहते हैं, तो वो इन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने कहा कि बच्चे का डेवलपमेंट जो है, मेंटल डेवलपमेंट इतना अच्छे से नहीं हुआ, इसलिए वो ईगोसेंट्रिक स्पीच करते हैं। तो कम इन्होंने रोल दिया इसके बारे में। जबकि इसी चीज को वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है वो भाषा के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों जो है अपने राय में अलग अलग है, दोनों के अंदर मतभेद है यहाँ पर। ठीक है, ये इन्होंने भाषा का रोल नहीं बताया, जबकि कहते हैं भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, वो सोशल इंटरेक्शन की वजह से होता है ना, अंत्यक्रिया की ये बात करते हैं। सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंत्यक्रिया की बात करते हैं, जो कि हमने थ्योरी करते वक्त अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, सामाजिक अंत्यक्रिया की। और वो अंत्यक्रिया हम कैसे करेंगे भाई, जब तक हम लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, है ना, तभी तो हम सोशल इंटरेक्ट करेंगे। तो भाषा का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है। अगर आप किसी भी बच्चे का अगर लैंग्वेज का डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, तो इनके अकॉर्डिंग उसका भाषा का विकास भी अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जिसको इन्होंने ईगोसेंट्रिक स्पीच का नाम दिया है, इसी को इन्होंने क्या बोला है कि ये प्राइवेट स्पीच होती है, यानी कि निज वाक होती है। ये तो कहते थे कि बच्चे ऐसे ही बड़बड़ाते रहते, पियाजे कहते थे, जबकि ये कहते कि नहीं, वो खुद को डायरेक्शन करती हैं, खुद को गाइड करते हैं, और तब उनका क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, तो प्राइवेट स्पीच का मतलब इन्होंने क्या बचाया, बच्चे जो है वो सेल्फ को गाइड करते हैं। ठीक है, खुद को निर्देश देने के लिए वो क्या करते हैं भाई, निज वाक करते हैं।
इतना समझ में आया यहाँ से? तो दोनों की बातों में क्या है, फर्क है, खुद को निर्देश देते हैं और ये भी आपका सेम ही है 2 से 6 वर्ष का। वैसे तो इन्होंने 3 तरीके की स्पीच की बात करती है जो हमने उस टाइम पढ़ा था। सोशल स्पीच, जब बच्चा सोशली जो है बोलना स्टार्ट करता है 0 से 2 वर्ष, और फिर उनका प्राइवेट स्पीच आ जाता है, देन बाद में साइलेंट इनर स्पीच आ जाती है 7 वर्ष की उम्र से बाद में, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो कि ईगोसेंट्रिक स्पीच। अब वाइगोत्स्की का जो प्राइवेट स्पीच है ना, वो पियाजे का ईगोसेंट्रिक स्पीच है, ठीक है। इतना ध्यान में रखेंगे तो लैंग्वेज के बारे में दोनों के बीच में क्या है, मतभेद है। अब बात करते हैं नोम चॉम्स्की के बारे में। नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं? इनका कहना है, बेसिकली जान लो पहले तो नोम चॉम्स्की थे कौन। इनको जो है फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि इनको जनक कहा जाता है। किसका? भाषा विकास का, भाषा विकास का। इसके अलावा इनको मॉडर्न लैंग्वेज डेवलपमेंट का जनक भी कहा जाता है, यानी कि आधुनिक भाषा विकास के जनक, ठीक है। तो चॉम्स्की बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है भाई, जरूर ध्यान में रखेंगे, बहुत बड़े भाषाविद थे ये, ठीक है। तो फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट और मॉडर्न लैंग्वेज डेवलपमेंट हिंदी में मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये जो लैंग्वेज की थ्योरी दी है, ये क्या थी? इनकी भाषा का सिद्धांत था, ठीक है। तो इस भाषा के सिद्धांत को क्या बोला जाता है? साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी इसको बोला जाता है, ठीक है। यानी कि मनोभाषिक सिद्धांत, ठीक है। बोल भी रही हो अगर समझ में ना आए तो साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी बोला जाता है। इतनी चीज ध्यान में रख लेना। अब इनका कहना ये है कि हम किसी भी भाषा को जब सीखते हैं तो वो किसकी वजह से सीखते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक इनेट एबिलिटी होती है, एक जन्मजात योग्यता होती है, जिसकी वजह से हम क्या सीखते हैं? हम भाषा सीखते हैं, ठीक है। क्या होती है? वो हमारे अंदर इनबोर्न होता है, पहले से होता है हमारे अंदर, जिसकी वजह से हम किसी भी भाषा को सीखते हैं। इसमें ये 2 टर्म की बात करते हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ये बात करते हैं एलईडी के बारे में। एलईडी क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, भाषा अधिग्रहण यंत्र है। इनका कहना है कि ये जो एलईडी डिवाइस होती है ना, ये किसी को दिखती नहीं है, लेकिन हमारे ब्रेन के अंदर फिट होती है, हमारे ब्रेन में, यानी कि दिमाग में, ठीक है। हमारे दिमाग में कहां पर? आपके बाएं हिस्से में, ठीक है। बाएं हिस्से में ये जो है आपका जो एलईडी है वो फिट होता है, हाइपोथेटिकल होता है, किसी को दिखता नहीं है। इनका कहना है कि ये क्या है भाई? ये गॉड का गिफ्ट है हमें, ठीक है। ये गॉड का गिफ्ट है। और ये जो एलईडी है वो 5 वर्ष के बाद क्या पड़ जाती है? वीक पड़ जाती है, यानी कि कमजोर पड़ जाती है। तो हम कोई भी भाषा जब सीखते हैं तो वो शुरुआत के 5 साल में अगर आप किसी बच्चे को भाषा इंट्रोड्यूस कराएंगे वो बहुत जल्दी सीख लेगा इनके अकॉर्डिंग, और बाद में अगर आप इंट्रोड्यूस कराएंगे तो क्योंकि उसका एलईडी वीक हो गया, इसकी वजह से वो भाषा सीखने में भी उसको कठिनाई आएगी, ठीक है। इतना समझ में आया यहाँ से कि इन्होंने क्या बात करी है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है जो हमारे दिमाग में है, और ये गॉड गिफ्ट है। 5 साल की उम्र तक ये स्ट्रोंग रहता है, उसके बाद ये वीक पड़ना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा ये बात करते हैं किसके? यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं, यानी कि जो ग्रामर है, ग्रामर मतलब व्याकरण, ठीक है, वो यूनिवर्सल है। जहां पर भी आप जाएंगे, जो भी जितनी भी भाषाएं हैं, उन सभी का एक समान स्ट्रक्चर होता है, एक समान ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कॉमन होता है, जो कि यूनिवर्सल होता है, ठीक है। और उसको समझने में कौन हेल्प करता है? एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन, उसको समझने में हमें क्या करती है? हेल्प करती है, ठीक है। तो ये हम ये बात करते हैं यूजी के बारे में। आपको यूजी ऐसे लिखा मिलेगा, यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में। तो आपको नोम चॉम्स्की के बारे में जरूर ध्यान में रखना है, साथ ही आप पियाजे और वाइगोत्स्की को भी ध्यान में रखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही था, जिसमें हमने लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होती है और लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है इसको पढ़ा है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, आप बच्चे को कौन सी, यहाँ पर किन भाषाओं की बात करी जा रही है, भाषा शिक्षण किसका? हिंदी का और इंग्लिश का, दोनों को मिलाकर के हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बारी, तो इनको एक एक करके हम देख लेंगे। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, यानी कि प्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। अब यहाँ पर हम जो कुछ भी चीजें पढ़ेंगे वो भाषा से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। हम बच्चे को भाषा सिखाना चाह रहे हैं, बच्चे को हम हिंदी सिखाना चाह रहे हैं, बच्चे को हम इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं, फिर चाहे वो कोई सा भी लेवल हो, 1 to 5 का, 6 to 8 का, या फिर आपका जो सेकेंडरी लेवल है वो हो, ठीक है। मोटिवेशन इंटरेस्ट, आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले तो जब आप बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं, उसको जब आप लैंग्वेज सिखा रहे हो, तो उसको आप मोटिवेट करते रहें,
ठीक है। कोई भी चीज है भाई आप ये अपने तरफ से भी लगा सकते हो। अगर आप किसी भी चीज से, मान लो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अगर आप प्रैक्टिस सेट अगर बनाते हो तो उसमें अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आप मोटिवेट होते हो। ठीक है, आपको कोई प्रेज करता है कि आप अच्छे से कर सकते हो, आप बढ़िया जा रहे हो तो आप मोटिवेट होते हो। तो जब तक कोई बच्चा मोटिवेट नहीं होगा वो उस चीज को नहीं सीख सकता। सेम चीज आपका लैंग्वेज के साथ है। आप क्या करें, एज ए टीचर आपको क्या करना होगा, आप अपने बच्चे को प्रेज करते रहिए, उसको टाइम टू टाइम बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए क्या करते रहिए, भाषा को मोटिवेट करते रहिए। ठीक है, साथ ही उसका इंटरेस्ट यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। और ये इंटरेस्ट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे टेक्स्ट बुक का चयन कर सकते हो जो बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ाए। टेक्स्ट बुक मतलब हिंदी में आपको पाठ्य पुस्तक लिखा मिलेगा। ठीक है, आप ऐसी पाठ्य पुस्तक या फिर ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें जो बच्चे का इंटरेस्ट जगाए। आप ऐसे स्रोत या फिर संसाधनों का इस्तेमाल करें जो बच्चे का रुचि जो है उसको जगाने का काम करे। ठीक है, तो आपको पहला सिद्धांत यही पढ़ना है कि मोटिवेशन आपको बच्चे को देनी है। ठीक है, बिकॉज मोटिवेशन जो है वो पहली शर्त आप लगा लो, सबसे पहली कंडीशन होती है किसकी, लर्निंग की। ठीक है, अधिगम की जो है सबसे पहले कंडीशन होती है, पहली शर्त आप लगा सकते हो, पहली प्री रिक्वेसाइट होती है कि मोटिवेशन तो मिलना ही चाहिए। अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो बच्चा जो सीख रहा है वो उसको कहीं ना कहीं नहीं सीख पाएगा। पहली चीज आपके साथ क्लियर हुई। दूसरी है एक्सपोजर टू लैंग्वेज। एक्सपोजर टू लैंग्वेज मतलब आप जिस भाषा को बच्चे को सिखा रहे हो ना उसके संपर्क में लाइए उसको। मान लो अगर मैं इंग्लिश सिखा रही हूँ, बिकॉज हिंदी तो हम नॉर्मली सीख ही रहते हैं। मान लो अगर किसी बच्चे को हम इंग्लिश सिखा रहे हैं और इंग्लिश के संपर्क में आप उस बच्चे को नहीं ला पा रहे हो। अगर आप इंग्लिश सिखा रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, सब इंग्लिश पूरा कर दिया, लेकिन आप क्लासरूम में अगर इस इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या फिर बच्चा घर पे अपनी कोई और लैंग्वेज बोल रहा है, तो क्या वो इंग्लिश सीख पाएगा? नहीं। तो हमें बच्चे को एक्सपोज करना है किसके लिए, इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ। आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए कहें। ठीक है, वो थोड़े पहले स्टार्टिंग में हो सकता है गलत बोले, लेकिन धीरे धीरे वो सुधर जाएगा। तो आप जैसे जैसे उसको एक्सपोज करेंगे लैंग्वेज की तरफ, जैसे जैसे आप भाषा की तरफ उसको संपर्क में लाएंगे, वो जल्दी आसानी से सारी चीजों को कैच करना सीखेगा। ठीक है, तो एक्सपोज टू लैंग्वेज हो गया। उसके बाद है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग से मतलब है, लर्निंग बाय डूइंग। और लर्निंग बाय डूइंग हमने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, यानी कि करके सीखना। ठीक है, करके सीखना। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हमने पढ़ा था ना, जिसमें हम जॉन डेवी को पढ़ते हैं, जिसके बारे में लर्निंग बाय डूइंग के बारे में जॉन डेवी भी बात करते हैं, फ्रोबल बात करते हैं। ठीक है, और मोंटेसरी बात करती है, मोंटेसरी। ये सभी किस पर बात करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग पे। तो क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि आप जब तक बच्चे को खुद से नहीं करने देंगे। एक तो मैं क्या बताऊं, अगर मान लो मैं क्लास में बच्चे को इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं बोल करके जा रही हूँ, बच्चे सिर्फ पैसिव होकर के बैठे हैं, क्या वो सीख पाएंगे? अगर वो मुंह से एक शब्द भी ना बोले या फिर वो कभी उस चीज को ना सुने ना बोले, है ना, तो वो नहीं सीख पाएगा। तो आप बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग से पढ़ाइए, उसको करने दीजिए खुद से। ठीक है, उसको क्लासरूम में एक्टिव रखिए, सक्रिय रखिए उसको क्लासरूम में, वो सुने भी और साथ ही साथ आपके साथ प्रोनाउंस भी करे। भी भाषा बोलनी भी तो आनी चाहिए, है ना, जो लैंग्वेज है वो आपको बोलनी भी तो आनी चाहिए। तो बोलनी कब आएगी, जब बच्चा साथ के साथ आपको प्रोनाउंस करना सीखेगा, आपको इमिटेट करेगा। ठीक है, आप जैसे बोल रहे हो, तो आप बच्चे को क्या करना है, आपने एक्टिव रखना है, तभी उसको भाषा जो है वो आ पाएगी। ठीक है, दूसरी नेक्स्ट जो चीज है वो है यूजिंग मदर टंग। मदर टंग से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। मदर टंग का मतलब क्या होता है भाई, मातृभाषा, है ना। और मातृभाषा आपकी कौन सी भाषा होती है, मातृभाषा आपकी जो आपकी फैमिली में भाषा बोली जाती है, जो सबसे पहले आपने सीखी। आपने जन्म लिया, किसी बच्चे ने जन्म लिया, और जन्म लेती है वो जिस भाषा को बोलना स्टार्ट करता है वो उसकी कैसी होती है, वो उसकी मदर टंग होती है, यानी कि मातृभाषा होती है। अगर कोई बच्चा तेलुगु फैमिली में अगर किसी ने जन्म लिया है, ठीक है, अगर मान लो, या फिर तमिल फैमिली में जन्म लिया है, तो वो बच्चा सबसे पहले क्या बोलना सीखेगा, तेलुगु बोलना सीखेगा। तो यानी कि उसकी जो मदर टंग है वो क्या है, ये है। ठीक है, अब एक परिवार में भाई काफी सारी मदर टंग हो सकती है। मान लो अगर मदर कोई और लैंग्वेज बोलती है तो बच्चा वो भी बोलना सीख जाएगा, है ना। मान लो फादर कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब उनको कोई और आती है वो बोलते हैं, तो बच्चा वो भी बोलना सीख जाएगा। ठीक है, तो जो भी वो अपने एनवायरनमेंट से एक्वायर कर रहा है वो उसकी मदर टंग कहलाती है, और जो सीखता है वो बाद में उसकी सेकेंड लैंग्वेज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो भी बात करती है कि जो मदर टंग है उसमें आप पहली से मतलब 5th क्लास तक, प्राइमरी लेवल तक, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस क्लास तक, तो प्राइमरी लेवल तक, यानी कि 5th क्लास तक। ठीक है, प्राथमिक माध्यम तक, प्राथमिक स्तर तक आप बच्चे को किस लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, उसकी मातृभाषा में पढ़ाएंगे, यानी कि मदर टंग में पढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है, आप बच्चे को किस लैंग्वेज में पढ़ाएंगे भी, प्राइमरी लेवल तक उसको मातृभाषा में पढ़ाएंगे। उसके बाद आप उसको एक्सपोज कर सकते हो, आप फिर डायरेक्टली उसको टारगेट लैंग्वेज जो कि उसकी सेकंड लैंग्वेज है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं ना, हमारी हम हिंदी सॉरी इंग्लिश, हम इंग्लिश कैसे बोलते हैं, हम इंग्लिश सीखते हैं, तो हमारे लिए टारगेट लैंग्वेज कौन सी हो गई, इंग्लिश हो गई। ठीक है, तो उसके बाद आप जो दूसरी भाषा बच्चा सीख रहा है उसको क्या कर सकते हो, उसके एक्सपोज में आप बच्चे को ला सकते हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो 1 to 5 तक, तो फिर आप समझा सकते हो, जैसे मान लो आप इंग्लिश में कुछ बता रहे हो तो आप उसका हिंदी मीनिंग उसको बता सकते हो कि बेटा आपकी लैंग्वेज में इसको ऐसे बोला जा सकता है, या फिर उसकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है, जो भी वो बोलता है, तमिल बोलता है, पंजाबी बोलता है, आप उसमें बता सकते हो बेटा इसका मतलब ये है। ठीक है, तो वो रिलेट करते हुए जल्दी सीख जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत बड़ा अहम योगदान है कि आप मदर टंग में पढ़ाई। हालांकि सब इस चीज़ से एग्री नहीं करते हैं, बट अगर बच्चे को आप मदर टंग में स्टार्टिंग में पढ़ाएंगे तो फिर उसको इजी रहता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है किस क्लास तक, तो आप बताएंगे 1 से 5 क्लास तक, और कोशिश अगर फिर भी अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो आप 8 क्लास तक भी इस चीज़ को खींच सकते हो। ठीक है, अदरवाइज 1 से 5 तक तो ज़रूरी है कि आप उसको मातृभाषा में पढ़ाएं, उसकी मदर टंग में पढ़ाएं। इतना यहाँ से समझ में आया। नेक्स्ट जो है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, ये हम सभी ने पढ़ा है भाई। व्यक्तिगत भिन्नताएं, आपकी क्लास में तरह तरह के बच्चे होते हैं, सबकी लर्निंग स्ट्रेटेजी अलग होती है, सबका समझने का लेवल अलग होता है। अब यहाँ पर बात हुई है भाषा की, यानी कि लैंग्वेज की। इसके अंदर जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो कैसे देखी जाएगी भाई, हर बच्चे का जो लर्निंग का लेवल है वो अलग होता है, हर बच्चे का भाषा का बोलने का भी लेवल अलग होता है। ठीक है, हो सकता है कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख जाए, हो सकता है कोई बच्चा देर से बोलना सीखे, है ना। मान लो अगर मैं उसको इंग्लिश लैंग्वेज करा रही हूँ तो किसी बच्चे को की पकड़ जल्दी हो जाती है, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है रूल्स वगैरह। ठीक है, कोई बच्चा प्रोनाउंसिएशन बहुत जल्दी सीख जाता है, वर्ड्स को बहुत जल्दी जल्दी वो सीख जाता है, कैच कर लेता है। किसी बच्चे को नहीं हो पाता है, वो थोड़ा लेट कर पाता है, कोई बच्चा बहुत ही दिक्कत से कर पाता है। तो हर तरीके के बच्चे आपकी क्लासरूम में होते हैं, तो आपकी अपनी जो स्ट्रैटेजी है, टीचिंग स्ट्रैटेजी है, वो उनके अकॉर्डिंग बनानी होगी। आप किसी भी बच्चे के साथ पक्षपात नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब यही होता है कि आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबका लर्निंग का लेवल अलग अलग होता है, सबका भाषा को ग्रहण करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो आप किसी भी बच्चे को कॉर्नर नहीं कर सकते हो, आपको इंक्लूडेड रखना है सबको एक ही क्लासरूम में। ठीक है, नेक्स्ट है कनेक्टिंग टू रियल लाइफ। आप बच्चे को भाषा इस तरीके से पढ़ाएं कि आप उसके जो जिंदगी में चीज़ें हो रही है उससे जोड़ करके पढ़ाएं। अगर आप ऐसे जोड़ करके पढ़ाएंगे, रियल लाइफ सिचुएशन के साथ अगर जोड़ करके पढ़ाएंगे, वास्तविक जीवन के साथ, ठीक है, अगर जोड़ करके पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा जल्दी से जो है समझेगा उस चीज़ों को और स्टार्ट करेगा। जैसे कि मान लो मैं कह देती हूँ क्लासरूम में कि आप बेटा आज आए हो तो आपने रास्ते में क्या क्या देखा, आप उसको लिख करके बताइए, है ना। आप डायरी में लिख करके बताओ, नोटबुक में लिख करके दिखाओ, ठीक है, जो कापियां हैं उनमें लिख करके दिखाओ। तो ऐसे बच्चा क्या करेगा, अब उसको पता है भाई वो पूरे दिन में क्या किया उसने, है ना, तो वो अपने खुद में लिखने की कोशिश करेगा, और जब लिखने की कोशिश करेगा तो उसका जो राइटिंग है वो यहाँ पर सुधरेगी, उसको लिखने का कौशल, भाई स्किल्स जो होती है वो 4 तरह की होती है ना। लैंग्वेज में हम स्किल पढ़ते हैं, भाषा कौशल हम जिसको हिंदी में कहते हैं, वो आपकी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो इससे बच्चे की राइटिंग स्किल बढ़ती है, साथ ही बच्चे का जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं सुधरता है। तो बच्चे के रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए भी आप उसको सिखा सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, अभ्यास, और कोई भी चीज़ बिना अभ्यास के आप नहीं सीख सकते हो। मैं अगर इंग्लिश पढ़ रही हूँ और अगर मैं इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ स्कूल तक ही करके आ रही हूँ, उसके बाद मैं इंग्लिश का एक शब्द भी अगर नहीं बोल रही हूँ तो फिर मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती हूँ। इसके लिए मुझे अभ्यास करना होगा। मैं इंग्लिश में सबसे पहले तो बोलना स्टार्ट करूं, कोशिश तो करूं कम से कम। ठीक है, तो हो सके तो बच्चे को आप कहे कि बेटा 5-4 लाइन है, आप इसको घर पे बोला करो, तो आप वो बच्चा क्या है, वो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। तो प्रैक्टिस यहाँ पर मस्ट है। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप बढ़िया तरीके से तभी कर सकते हो जब आप उसकी प्रैक्टिस में लाओगे। ठीक है, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं, और ये सबको पता है, हम जितना पढ़ेंगे, हम एस्टेट के लिए इतना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे बढ़िया नंबर आएंगे। सेम आपका लैंग्वेज के साथ है, इंग्लिश को आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपकी इंग्लिश नहीं आ सकती। सेम आपका हिंदी के साथ है, सेम आपकी जो अदर लैंग्वेज है उनके साथ है। नेक्स्ट है इमिटेशन। इमिटेशन मतलब अनुकरण का सिद्धांत। इसमें आप खुद को रख सकते हो। ठीक है, एज ए टीचर, भाई एक शिक्षक होने के नाते आपका जो है लैंग्वेज के ऊपर पकड़ हो, आपकी भाषा के ऊपर अच्छी सी पकड़ हो, और आपका जो प्रोनाउंसिएशन है मतलब आपका जो बोलने का तरीका है वो एकदम सटीक होना चाहिए। बिकॉज आप जो बोलेंगे बच्चा उसी को ही इमिटेट करेगा। अगर आप किसी शब्द को गलत बोल रहे हो तो बच्चा फिर गलत ही बोलेगा। ठीक है, तो आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है कि आप किस तरीके से बोल रहे हो, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। बच्चा फिर आपकी तरह ही करने की कोशिश करता है, इसलिए इमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना होगा।
नेक्स्ट है नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। लर्निंग का यानी कि सीखने का एक ऑर्डर होता है। भाषा की अगर बात करूं, हम लोग इसमें जो लैंग्वेज स्किल जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे उसका थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्रीफ में बता देती हूँ। LSRW। एल का मतलब होता है लिसनिंग, लिसनिंग यानी कि सुनना। एस का मतलब होता है स्पीकिंग। आर का मतलब होता है रीडिंग, रीडिंग मतलब पढ़ना। और डब्ल्यू का मतलब होता है राइटिंग। ये इंग्लिश में है। हिंदी में आपका ये कहलाया जाएगा सु वो पली से मैंने याद किया हुआ है, आप भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सु वो पै और ली। सु मतलब सुनना, वो से बोलना, पै से पढ़ना और ली से लिखना, ठीक है। तो ये 4 कौशल होते हैं, 4 स्किल होते हैं। इंग्लिश में स्किल कहलाएंगे, लैंग्वेज स्किल, और हिंदी में इसको भाषा के कौशल बोलते हैं। तो इनका जो लर्निंग का तरीका होता है वो सेम ऑर्डर से होता है। सबसे पहले आपको लिसनिंग आनी चाहिए है। जब तक आप सुनना नहीं सीखेंगे, आप जब तक ढंग से सुनेंगे नहीं तो आप बोलेंगे कैसे? आप सामने वाले की बात ढंग से नहीं सुनेंगे तो आप रेस्पॉन्स करके उसको जवाब नहीं दे सकते हो, है ना, उसके अकॉर्डिंग जवाब नहीं दे सकते हो। तो सबसे पहले आपको लिसनिंग आनी चाहिए, उसके बाद आप बोलना सीखेंगे, फिर आप रीडिंग करना सीखेंगे, और रीडिंग करके ही तो आप क्या कर पाएंगे? लिख पाएंगे। सेम ऑर्डर में आपको भाषा हमेशा सीखनी होती है, ये ऑर्डर आपका चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता आप पहले रीड करेंगे, फिर आप लिसनिंग करेंगे, फिर आप राइटिंग करेंगे, फिर आप स्पीकिंग करेंगे। LSRW आपको ध्यान में रखना है। सु वो पहली आपका जो तरीका है किसी भी भाषा को पढ़ने का वो यही होता है, ठीक है। तो नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, सीखने का जो प्राकृतिक क्रम है उसको आपने मेंटेन रखना है। आप इसी के ही अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चे को भाषा सिखाएंगे, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है। उसके बाद है इंटीग्रेटेड मैनर प्रिंसिपल का। इंटीग्रेटेड मैनर मतलब एकीकृत तरीके का। ये जितने भी आपके लैंग्वेज के स्किल है, जो भी आपका ये भाषा के कौशल है जो ऊपर मैंने अभी आपको बताए हैं LSRW, ये सभी आपको मतलब कंप्लीट सीखने, एज ए होल सीखने। आप ऐसा नहीं कर सकते आपने लिसनिंग सीख ली, स्पीकिंग सीख ली, आप रीडिंग और राइटिंग नहीं कर पा रहे हो। इंटीग्रेटेड होती हैं, ठीक है। आपकी जो पकड़ है वो चारों कौशलों पर होनी चाहिए। 4 कौशलों पर आपकी जो प्रॉपर पकड़ है वो होनी चाहिए, तभी आप भाषा जो है वो अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। लैंग्वेज को आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो इंटीग्रेटेड का मतलब यही होता है कि आप किसी भी कौशल को इग्नोर नहीं कर सकते हो, सारे कौशल आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े हैं जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चीजें इतनी ही इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। टाइम मिलेगा तो हम इसके ऊपर प्रैक्टिस भी बहुत सारी करेंगे। तो आज की जो क्लास रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की, ठीक है। मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा जो शिक्षण है उसके कुछ सूत्र होते हैं जो किसी भी टीचर को हेल्प करते हैं ताकि बच्चे को जो वो टीचर वो अच्छी तरीके से समझा सके, पढ़ा सके, ठीक है। तो ये बेस होता है किसी भी टीचिंग का। तो ये कुछ सूत्र हैं जिन जो कि आपको आने चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जो सिद्धांत होते हैं लैंग्वेज टीचिंग के वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये आपकी बाइलिंगुअल रहने वाली है, मतलब कि आपका इंग्लिश की जो पेडागोजी है वो भी इसी में इंक्लूडेड है और हिंदी की पेडागोजी भी इसी में इंक्लूडेड है। तो आप दोनों लैंग्वेज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की अगर बात करते हैं तो ये होते क्या है आपको ये पता होना चाहिए। मतलब कि ये आप मान के चलो कि आप लगा लो कि बेस होता है, ठीक है। किसी भी टीचर को एक तरीके से गाइड करने का काम करते हैं कि आप बच्चों को इफेक्टिव तरीके से ऐसे पढ़ाएंगे ताकि बच्चे को ये सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो सर्टेन पोस्टुलेट्स तो होते हैं ऑन विच द होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेस्ड विदाउट विच नो टीचिंग विल बी सक्सेसफुल। यानी कि ये कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जिनके बिना किसी भी शिक्षण अधिगम का कोई भी कोई भी मतलब सक्सेसफुल नहीं है, फिर वो चीजें उसका कोई आधार नहीं है। तो उसको एक तरीके से ढांचा प्रोवाइड करने का काम ये मैक्सिम्स करते हैं, ठीक है। दीज अजम्पशंस आर नोन एज द बेसिक्स ऑफ टीचिंग्स, यानी कि शिक्षण के मूल कहलाते हैं, बेसिक कहलाते हैं, ठीक है। तो मूल बातों के रूप में भी आप इनको जानते हो। दीज मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आर आल्सो वन ऑफ द बेसिक्स ऑफ टीचिंग। दीज आर द ट्रैक ऑन विच द टीचिंग शुड गो ऑन। ये वो रास्ता होता है, ये वो ट्रैक होता है जिसके ऊपर जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है वो चलनी चाहिए है। ये मेनली मैक्सिम्स ऑफ, यानी कि इनको आप कह सकते हो कि शिक्षण के सूत्र होते हैं, ठीक है। आप इनको ऐसे ध्यान में रख लो। और ये कुछ सूत्र होते हैं जो कि हम यहाँ पर 8 से 10 सूत्र पढ़ेंगे इस वीडियो में जो कि आपसे पूछे जाते हैं। तो मकसद यही है कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए।
नोट्स अगर आपने लिए है तो ये आपको ऑटोमेटिक उसमें ऐड कर दिया जाएगा। मैगजीम्स आर नथिंग बट सिंपल गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स, ये कुछ दिशा निर्देश और सिद्धांत होते हैं जो शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निर्णय लेने और उसके अनुसार कार्य करने में मदद करते हैं। ये सारी चीजें आपके पढ़ने के लिए है। अगर बेसिक सी लैंग्वेज में अगर बात करें तो ये वो सूत्र होते हैं जो किसी भी शिक्षक को, किसी भी टीचर को प्रभावी ढंग से पढ़ाने में बच्चों को मदद करने का काम करते हैं। ठीक है, आप बस इतना सा ध्यान में रखेंगे। अब इसमें जो सबसे पहला मैगजीम आता है वो आता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि आपकी टीचिंग कैसी होनी चाहिए है। यहाँ पर जो टीचिंग की बात करी जा रही है, शिक्षण की बात करी जा रही है, वो सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। यानी कि आपका जब पढ़ा रहे हो बच्चे को तो आप कैसे पढ़ाएं, आप बच्चे को पहले सरल चीजें पढ़ाएं, उसके बाद आप लेवल को बढ़ाएं, उसके बाद आप डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएं, आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाए। ठीक है, दिस इंटेंशन ऑफ दिस फॉर्मूला इज दैट स्टूडेंट शुड फर्स्ट बी गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट सिंपल एंड देन द कॉम्प्लेक्स थिंग, यानी कि बच्चों को सबसे पहले सरल चीजें बतानी चाहिए, उसके बाद कैसी चीजें बतानी चाहिए भाई, जटिल चीजें बतानी चाहिए। ठीक है, अगर आप बच्चों को सीधे ही शब्दों को पढ़ाने लग जाएंगे और अगर आपने वर्णों का ज्ञान उनको दिया ही नहीं है, अगर आपने उनको ए अनार लिखना सिखाया ही नहीं है, क्या कबूतर लिखना सिखाया ही नहीं है, तो आप उसको कह रहे हैं कि आप मुझे काम लिख के दिखाओ, तो वो कैसे लिख देगा। आप उसको कह रहे हो कि आम लिख के दिखाओ, तो वो कैसे लिख देगा, है ना। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना आपने, तो इससे बच्चा क्या करता है, इससे बच्चा अच्छी तरीके से समझ पाता है, साथ ही उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। इफ टीचर्स स्टार्ट टेलिंग डिफिकल्ट थिंग्स फैक्ट्स टू द स्टूडेंट इन बिगनिंग, दे विल बी अनेबल टू अंडरस्टैंड देम, ड्यू टू दिस टीचर्स एफर्ट्स विल गो वेस्ट। सिंपल सी बात है कि अगर आप सीधे से उसको सिर्फ कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ाना शुरुआत में ही स्टार्ट कर देंगे तो फिर ना तो उसका इंटरेस्ट बनेगा, और ऐसे शिक्षण का कोई ढंग भी नहीं है, ना कोई इसका कोई भी मतलब व्यर्थ है सारी चीजें। अगर बच्चे के दिमाग में जा ही नहीं रहा है, अगर बच्चा उस चीज को पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो फिर जो आपकी टीचिंग स्ट्रेटेजी है वो पूरी तरीके से क्या कहलाती है, पूरी तरीके से वेस्ट यहां पर मानी जाएगी। ठीक है, तो इजी से आप डिफिकल्टी की तरफ जा सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बनाया था वही एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है कि टीचिंग ऑफ राइटिंग ऑलवेज स्टार्ट विद बेसिक लाइन। जब आप नर्सरी में बच्चे को देखते हो तो नर्सरी में सबसे पहले बच्चों को पेंसिल फेरना सिखाया जाता है। ठीक है, जब वो पेंसिल ऐसे आड़ी तिरछी लाइन पे ऐसे वो पेंसिल फेरना सिखवाते हैं उससे, उसके बाद वो धीरे धीरे उससे जो वर्ण है वो लिखना सिखाते हैं। पहले स्वर लिखना सिखाएंगे, फिर व्यंजन लिखना सिखाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं भाई, बेसिक से फिर डिफिकल्टी लेवल की तरफ जाते हैं, तभी बच्चा यहाँ पर सीखता है। तो पहला मैगजीन ये हो गया कि आप इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, सेकंड जो है ये मतलब इजी से है, इसमें कुछ इतना है नहीं। ठीक है, थोड़ा एक सेकंड को ये ब्लर हो गया है। सेकंड जो है वो है फ्रॉम नोन टू अननोन। ठीक है, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। यहां पर आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे जो होते हैं वो पूरी तरीके से ब्लैंक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल खाली नहीं बैठे हैं, वो पहले से कुछ ना कुछ उनके दिमाग में ऑलरेडी है। तो आपको ये देखना है कि उनके दिमाग में जो ऑलरेडी चीजें चली हुई है उसको आप नए ज्ञान के साथ कैसे लिंक अप करके पढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास में जो बच्चे बैठे बिल्कुल खाली दिमाग बैठे हैं, बिल्कुल डम बैठे, थोड़ा बहुत हो सकता है उनकी जो जानकारी है वो सही लेवल की ना हो सकता है टूटी फूटी जानकारी हो। तो आपको पहले अपने बच्चे की जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उनको चेक करना होता है, उसके बाद आपको प्रोसीड करना होता है। ठीक है, तो आप नोन टू अननोन जाएंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे। According to this sutra, the teacher should check the previous knowledge of the children and give them new knowledge on the basis of that. तो ही शुड फर्स्ट टेल द थिंग्स, मतलब यही है कि आप पहले बच्चे की एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेक करेंगे, पहले आप ये देखेंगे, ये जानेंगे कि वो उसके बारे में क्या जानता है, उसके बाद आप उसको पढ़ाएंगे। भाई होता है ना ऐसे, जैसे क्लासरूम में आप भी पढ़ाते होंगे अभी स्कूल में, तो क्लासरूम में आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हो तो आप पहले अपने बच्चों से पूछते हो बेटा आप इसके बारे में क्या जानते हो। आप फिर पूछते हो बच्चे से, बच्चे बताते हैं भाई वो क्या जानते हैं। कुछ बच्चे सही बताते हैं, कुछ बच्चे गलत बताते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं बताते हैं। तो आपको ये पता चल जाता है कि आपको कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो अगर आप ये सूत्र नहीं जानेंगे तो फिर आप अच्छे तरीके से बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे। तो नॉन टू अननोन जाएंगे आप। ठीक है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट अटेंशन जो है क्लास में वो देखी जाती है व्हेन इट कम्स टू बोथ इन्फॉर्मेशन एंड नॉवेलिटी, यानी कि दोनों ही चीजें मायने रखती है। उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या नई जानकारी आप उसको देंगे, दोनों ही चीजें इसमें शामिल होती है। अतः शिक्षक को पढ़ाने से पूर्व छात्रों का पूर्व ज्ञान अवश्य जान लेना चाहिए। ठीक है, समझ में आया, सीधी सी चीज है, इतना कुछ है नहीं इसमें, ये थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल में दिया है ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, तो नॉन टू अननोन आप जाएंगे। फॉर एग्जांपल व्हाइल टीचिंग अबाउट द, अगर मैं बच्चे को अल्फाबेट पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जब मैं बच्चे को सबसे स्टार्टिंग में क्या पढ़ाती हूँ भाई, स्टार्टिंग में सबसे पहले बच्चे को अल्फाबेट पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको बताया जाता है भाई ए फॉर एप्पल होता है। ठीक है, उसके बाद उसको ये भी बताया जाता है भाई ए फॉर तो एवोकाडो भी होता है। ठीक है,
एवोकाडो भी होता है, ठीक है। बी फॉर बस होता है, बी फॉर बन भी होता है। तो ऐसे फिर उसको लिंकअप करके हुए बताया जाता है, ठीक है। तो आप भी ऐसा ही बताएं कि उसको कि नोन टू अननोन जाए, पहले देखें कि आप उसकी क्या एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसके बाद आप उसको प्रोसीड करें, ठीक है। थर्ड जो है आपका वो है फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। मैक्रो टू माइक्रो की अगर बात करें तो हिंदी में जो उसको बोलते हैं वो बोलते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है। आप इसको कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट भी लिख सकते हो, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर। और ये मूर्त अमूर्त क्या होता है, कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, आपने अगर सीडीपी पढ़ी है तो आपको सब कुछ पता है, ठीक है। कंक्रीट वो चीजें होती हैं जो आपके सामने है, जो आप देख करके चीजें बता सकते हो, ठीक है। कोई बॉल मान लो आपके सामने है, कुछ भी चीजें हैं आपके सामने, आपको अगर कोई भी मान लो अगर एडिशन टीचर क्लासरूम में करा रहा है तो 2 पेंसिल ले आई क्लासरूम में, एक हाथ में 2 पेंसिल, एक हाथ में 2 पेंसिल है, ये 2 पेंसिल दिखाई, ये 2 पेंसिल दिखाई, और आपसे पूछा बताओ बेटा कितना हुआ, तो 2 + 2 कितना हुआ, 4 हुआ, है ना। आप पेंसिल को देख करके आप बता सकते हो, ऐसे एक्टिविटी करवा सकती है टीचर, तो वो कंक्रीट है, यानी कि आप उसको देख सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट वो होता है कि मन ही मन में चीजें करना, आप हाइपोथेटिकल चले जाते हो, कल्पना में चले जाते हो, आप उसको देख नहीं सकते हो, तो वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो आपकी जो टीचिंग है वो कैसी होनी चाहिए भाई, सबसे पहले बच्चों को ऐसे मटेरियल से पढ़ाइए जो उसके सामने साक्षात हो, उसके बाद बच्चा एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट उसको ये कहेंगे कि आपने कुछ पढ़ाया नहीं है उसको, ना उसको जोड़ना बताया, आप सीधे कहेंगे बताओ 9 + 6 कितने होते हैं, ठीक है। तो आप कैसे जाएंगे, आप मैक्रो टू माइक्रो जाएंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएंगे, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाएंगे, मूर्त से अमूर्त की ओर जाएंगे। एज एज इंक्रीजिंग द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सब्टल फीलिंग्स, सूक्ष्म भावों को, फैक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स को, वस्तुओं को, मतलब जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है ना वैसे वैसे ही वो इन चीजों की तरफ बढ़ना शुरू करता है। पहले उसके सामने जो चीजें हैं तब उसी को ये अंडरस्टैंड कर सकता है। जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं उसके बारे में वो लेट समझता है ना। हमने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है ना, पियाजे की थ्योरी यही कहती है कि भाई पहले बच्चा क्या करता है, पहले बच्चा कंक्रीट चीजों को समझता है, उसके जो 3rd स्टेज है, 4th स्टेज में वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में समझता है ना। तो ऐसे ही बच्चे को आपको समझाना, अगर आप उसको कुछ भी समझा रहे हो तो आप पहले ऐसे एग्जांपल्स लें जो उसके सामने प्रेजेंट हो, बाद में आप उसको जो एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल दे सकते हो। जैसे यहाँ पर बात करें फॉर एग्जांपल बॉल्स, पेबल्स एक्स्ट्रा कैन बी यूज टू टीच एडिशन सब्ट्रैक्शन इन द मैथमेटिक्स, यानी कि स्टार्टिंग में आप उसको पेंसिल से कुछ छोटे छोटे पत्थर आप ले सकते हो, बॉल आप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप, है ना, उससे आप बच्चे को पढ़ा सकते हो। बाद में फिर आप एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे जा सकते हो, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि मैक्रो टू माइक्रो जाना है। उसके बाद आता है 4th नंबर पर होल टू फ्रैक्शन, ठीक है, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो वाली जो वीडियो है मैंने प्लेलिस्ट सेक्शन में ऐड कर दी है, ठीक है। मैं अभी नए तरीके से उसको नहीं करा रही हूँ, पहले से मैंने कराया हुआ है। तो जो भी सीडीपी मेरे थ्रू पढ़ रहे हैं ना, मैंने कल ही बहुत सारी वीडियोस आपको उसमें ऐड करी है, तो आप उनको देखो और मैं वीडियो ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो होल टू फ्रैक्शन, और जब भी हम होल की बात करते हैं, हम जब चीजों को एज ए होल देखते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, हमारे माइंड में आता है गेस्टाल्टिज्म, ठीक है। गेस्टाल्टिज्म इसका बेस ही ये होता है कि हम किसी भी चीज को एज ए होल देखते हैं, टुकड़ों में ना देख करके कैसे देखते हैं, एज ए होल। किसी भी चीज को अंश के फॉर्म में नहीं देखते बल्कि पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से देखते हैं, ठीक है। अगर आपसे गेस्टाल्टिज्म के फादर पूछे जाएं तो आप क्या लगाएंगे, मैक्स वर्दिमर, मैक्स वर्दिमर, ठीक है। कोलर का नाम भी इनके साथ जोड़ा है, कोफ्का का नाम भी जोड़ा है इनके साथ। अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट वी सी एन ऑब्जेक्ट ओनली इन इट्स कंप्लीट फॉर्म। गेस्टाल्टिज्म का मतलब ही ये है कि हम चीजों को संपूर्ण रूप से देखते हैं। और यही आपको सूत्र टीचिंग में लगाना होता है कि आप जब भी किसी बच्चे को पढ़ाते हो तो आप पूर्ण से अंश की ओर जाइए। ऐसा नहीं है कि आप मतलब अंश से पूर्ण की ओर जा रहे हो, इसको ऐसे समझो एग्जाम्पल के फॉर्म में। जब भी कोई बच्चा किसी के ऑब्जेक्ट के संपर्क में आता है तो वो उसको पूर्ण रूप से देखता है, ठीक है। जैसे मान लो किसी बच्चे ने क्या देखा, पेड़ देखा है, तो वो बच्चा सबसे पहले उसकी नजर पूरे पेड़ पर जाती है। ऐसा नहीं है कि उसने सबसे पहले तना देखा, फिर वो पत्तियां देखेगा, फिर वो टहनियां देखेगा, ब्रांचेस देखेगा, फल देखेगा। वो सबसे पहले पूरे पेड़ को देखता है, ठीक है। उसके बाद वो देखता है कि इस पे फल कौन सा लगा है, पत्तियां कैसी है, ठीक है, वो तब देखता है। तो ऐसे ही आपने इसमें करना है कि बच्चे को आप पहले सिर्फ पार्ट्स में नहीं, पार्ट्स पे आप बाद में जाइए, पहले आप एज ए होल पढ़ाइए, ठीक है। मान लो अगर बच्चे को आपको कंप्यूटर की नॉलेज देनी है,
तो आप सबसे पहले बच्चे को बताएंगे ना भाई कंप्यूटर होता क्या है, तभी तो आप कंप्यूटर के पार्ट्स की तरफ जाओगे। अगर आप ग्राफ वगैरह मैप वगैरह अगर पढ़ाते हो तो सबसे पहले आप इंडिया का मैप पूरा समझाते हो, इंडिया का मैप, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट जो स्टेट्स है वहां पर जाते हो। तो आप कैसे टीचिंग करोगे, आप करोगे कैसे भाई, संपूर्ण से अंश की ओर टीचिंग करोगे, ठीक है। होल देखते हैं हम सारी चीजों को। तो चौथा आपका मैगजीम ये हो गया, ठीक है। ऐसे इजी से हैं, इतना कुछ इसमें है नहीं खास, बस आपको पढ़ना है क्योंकि पूछ लिए जाते हैं कई बार। फ्रॉम अनसर्टेन टू सर्टेन, यानी कि अनिश्चित से निश्चित की ओर आपको जाना है। ऐसी चीजें जिसके बारे में आप बिल्कुल श्योर नहीं हो, अनिश्चित से निश्चित की ओर जाना है। इन द बिगिनिंग चिल्ड्रन डू नॉट हैव क्लियर एंड डेफिनेट नॉलेज ऑफ एनी इवेंट, फैक्ट और थिंग। स्टार्टिंग में बच्चे को बिल्कुल भी इतना कुछ जानकारी नहीं होती है वो थोड़ी बहुत होती है। अगर आप कोई भी टॉपिक बच्चे के सामने रख रहे हो तो आप पूछते हो बताओ क्या जानते हो, तो वो या तो कम जानेंगे, बहुत ही कम जानेंगे, या तो फिर नहीं जानते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब टीचर उसको पढ़ाता है, जब आप उसको पढ़ाओगे तो फिर बाद में वो सारी चीजें कैसे हो जाती है, उसको निश्चित हो जाती है, ठीक है। तो आपको ऐसे देखना है कि आप पहले बच्चों के दिमाग में जाओगे, पूछो उससे क्या जानता है क्या नहीं जानता, फिर आप अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे, आप अपनी तरफ से चीजों को बताएंगे। टीचर शुड क्लैरिफाई एंड कंफर्म दिस अनसर्टेन नॉलेज एंड ऑल्सो करेक्ट इन देयर मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन का मतलब होता है कि कुछ ऐसी अवधारणाएं होती है जो बच्चे के दिमाग में फिट होती है, जो सही नहीं होती। तो आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि क्या मिसकंसेप्शन है बच्चे के अंदर, आप उनको भी करेक्ट करेंगे, है ना। जैसे होता है ये, आप कोई टॉपिक जब रखते हो तो पूछते हो तो किसी बच्चे को सही पता होता है, किसी बच्चे को नहीं पता होता है, किसी बच्चे को गलत पता होता है। तो जो गलत पता वो मिसकंसेप्शन है। तो जब आप पढ़ाते हो तो आप उसको ये भी कहेंगे कि बेटा आपने ये बताया था, तो नहीं, ये ऐसा ये नहीं होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो आप ये चीज भी यहाँ पर देखोगे। तो अनसर्टेन टू सर्टेन यहाँ पर आपने जाना है। इतना समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल टीचर कैन क्लैरिफाई एंड क्लैरिफाई स्टूडेंट्स वैग्यू एंड अनसर्टेन नॉलेज रिलेटेड टू कंट्री। मतलब वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है कि आपको अगर किसी बच्चे को उसकी मतलब कंट्री के बारे में, किसी रीजन के बारे में, मेजर प्लेसेस के बारे में बताना है तो आप कैसे बताएंगे, मैप्स के थ्रू बता सकते हो, पिक्चर मॉडल्स चार्ट्स के थ्रू आप बता सकते हो, ठीक है। तो अनसर्टेन टू सर्टेन जाएंगे। नेक्स्ट जो मैगजीम है वो है आपका फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। While teaching, teachers should first present examples of डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आप कुछ भी चीजें पढ़ा रहे तो आप ऐसे एग्जाम्पल बच्चे के सामने रखेंगे जो बच्चा इजीली कैच कर पाए। आप डायरेक्टली जो है चीज इनडायरेक्टली नहीं जंप कर सकते हैं। आप पहले डायरेक्ट पे जाएंगे, उसके बाद आप इनडायरेक्ट पे, यानी कि पहले आप प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाएंगे बच्चों को, उसके बाद आप अप्रत्यक्ष की ओर मूव करेंगे। जैसे चिल्ड्रन कैन इजीली गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट थ्रू रीडिंग पिक्चर इन लैंग्वेज एंड सपोर्टिंग मटेरियल। मतलब आप किसी चार्ट के थ्रू, पिक्चर के थ्रू, मॉडल के थ्रू, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप बता सकते हो, है ना। बहुत सारी साइंस में ऐसी चीजें होती है जो आप पढ़ते हो तो आपको समझ नहीं आता, लेकिन जब आप वीडियोस की फॉर्म में उस चीज को देखते हो तो आप समझ जाते हो, है ना। तो वो क्या है, वो आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट है। तो ऐसे आप चीजों को कर सकते हो। तो ये जो छठा आपका मैगजीम है वो क्या कहता है कि आप टीचिंग कैसे करेंगे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। आपसे ऐसे भी कह सकता है भाई इसमें से कौन सा मैगजीम नहीं है, ठीक है। तो आपसे उल्टा पुल्टा भी देके पूछ सकता है। तो हमेशा ध्यान में रखना इन मैगजीम्स को। सिर्फ ये नीचे जो लिखा यही नहीं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये मतलब पूछ लेते हैं ऐसे, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, कौन सा प्रिंसिपल है, ठीक है, कौन सा मैगजीम नहीं है। फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, और जब हम स्पेसिफिक टू जनरल की बात करते हैं मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएंगे, ठीक है। तो आपको याद अगर आ रहा है, अगर आपने मेरी क्लासेस को रेगुलरली फॉलो किया है, तो ये किसको बात करता है, इंडक्टिव मेथड की बात करता है, जिसमें हम कैसे जाते हैं, हम जाते हैं एग्जाम्पल टू रूल, ठीक है। उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं, यानी कि पहले हम कोई भी विशिष्ट एग्जाम्पल देते हैं बच्चे के सामने, उसके बाद हम नियम की तरफ जाते हैं। पहले बच्चा खुद से उन एग्जाम्पल्स को एक्सप्लोर करेगा, फिर वो नियम की तरफ जाएगा। यही आपका क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि पता है भाई सबको वैसे, लेकिन अगर किसी टीचर को बताना है बच्चे को कि सभी जो डिफरेंट टाइप्स की जो ट्राइंगल होती है उनके जो कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है, लेकिन टीचर बच्चे को ये ना बताए पहले ही कि भाई जितनी भी ट्राइंगल्स होती है ना उनके जो 3 कोण होते हैं उनके तीनों कोणों का योग 180 होता है। टीचर क्या करे, डिफरेंट टाइप्स के जो ट्राइंगल्स है ना उनको बच्चे के सामने पहले प्रेजेंट करे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के जो ट्राइंगल होते हैं पहले उनके सामने प्रेजेंट करे, उसके बाद बच्चों से कहे कि इनके सभी कोणों का योग करो कितना आता है, तो वो देखेगा इसका भी 180 आता है,
इसका भी कितना आता है, इसका भी 180 आएगा, इसका भी 180 आएगा और इसका भी 180 आएगा। फिर उसके बाद टीचर कहेगा तो कि आप इससे क्या सीखे हो, तो बच्चा कहेगा कि सारे जो ट्राइंगल है उनका कोण कितना निकल रहा है, 180 निकल रहा है। उसके बाद टीचर बताएगा कि बच्चों ये रूल होता है कि सारे जो ट्राइंगल होते हैं उनके कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये आपका एग्जाम्पल है विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। यानी कि आप पहले एग्जाम्पल्स पेश करते हो बच्चे के सामने, सेवरल एग्जाम्पल्स देते हो किसी टॉपिक से रिलेटेड, उसके बाद आप उसके रूल को एक्सप्लेन करते हो। ये जो होता है ये स्थायी होता है, क्योंकि इसमें बच्चे ने ना खुद से किया है, उसको ये बताया नहीं गया है कि भाई रट लो इस चीज को, ठीक है। जबकि उल्टा होता है डिडक्टिव मेथड। मैंने आपको डिफरेंसेस कराया था, नीचे भी अभी आपका आने वाला है ये वाला इंडक्टिव टू डिडक्टिव, ये जो मैगजीम है, तो इसको आप ध्यान में रखना। स्पेसिफिक टू जनरल मतलब आप पहले कुछ एग्जाम्पल्स देते हो, बाद में आप रूल की तरफ जाते हो, ठीक है, ये ध्यान में रखोगे। व्हाइल टीचिंग नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, एग्जेक्टिव, ये सब चीजें पढ़ाते वक्त आप क्या करते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स पेश करते हो, उसके बाद आप चीजों को क्लैरिफाई करते हो, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि एक मैक्सिम आपका कौन सा हो गया, स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाते हैं। देन आता है आपका एक और मैक्सिम, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, जिसको आप हिंदी में बोलते हो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। एनालिसिस का मतलब होता है आप किसी भी चीज को पार्ट्स में तोड़ते हो, ठीक है, और सिंथेसिस का मतलब होता है इन पार्ट्स को आप ऐड करके हुए फिर चीजों को पढ़ते हो, ठीक है। मतलब विश्लेषण मतलब आपने तोड़ दिया किसी भी समस्या को, और संश्लेषण मतलब आपने जो तोड़ा है उसको आपने फिर से जोड़ दिया ताकि आपको समझ में आए चीजें। बोथ एनालिसिस एंड सिंथेसिस आर नेसेसरी। टीचिंग के लिए दोनों ही प्रक्रिया बहुत जरूरी होती है, ठीक है, दोनों ही, विश्लेषण और संश्लेषण दोनों आवश्यक होता है। ध्यान में रखना, एनालिसिस को विश्लेषण बोलते हैं और सिंथेसिस को संश्लेषण बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सूत्र, इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी इंसिडेंट और फैक्ट शुड बी गिवन इन कंप्लीट फॉर्म। मतलब सबसे पहले क्या होता है भाई, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसको पार्ट्स में तोड़ने का काम करते हो, एंड सॉरी सिंथेसिस का मतलब होता है अब इन पार्ट्स को वापस से आप क्या करते हो, मर्ज अप कर देते हो। तो ये आपका एक और मैगजीम है, ये आप कैसे पढ़ाते हैं, एनालिसिस टू सिंथेसिस पढ़ाते हैं, ठीक है। फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन, ये आपका लास्ट है मैगजीम। इतने मैगजीम आप कर लेंगे, बहुत है आपके लिए, इतने भी बहुत ज्यादा सही है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं इंडक्शन टू डिडक्शन, यानी कि एक मेथड होता है इंडक्टिव मेथड जिसको आप आगमन विधि बोलते हो, और एक होता है डिडक्टिव मेथड जिसको आप निगमन विधि बोलते हो। जब हमने व्याकरण की भूमिका पढ़ी थी पिछली क्लासेस में, तो हमने इस दोनों मेथड को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा था, अभी फिर से समझेंगे। इंडक्टिव मैंने आपको जस्ट अभी एग्जाम्पल दिया है किसका, जब आप पहले बच्चे को रूल नहीं बताते, पहले आप बच्चे को एक्सप्लोर करने देते हो, फिर बाद में बच्चा बताता है, पहले आप एग्जाम्पल देते हो, फिर बच्चा रूल पे जाएगा, जैसे मैंने ट्रायंगल का बताया, वो आपकी इंडक्टिव विधि है। लेकिन डिडक्टिव क्या कहती है, पहले ही बच्चे को रूल बता देंगे, पहले ही बच्चे को रूल बता देंगे कि भाई सारे ट्रायंगल का जो सम होता है ना वो 180 होता है। उसके बाद बच्चे को डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल देंगे, फिर वो क्या करेगा, फिर वो सिर्फ वेरीफाई करता है, सत्यापित करता है कि अच्छा ये चीज सही है, ठीक है। अब बताओ कौन सा सही है। इसमें तो बच्चा एक्टिव होकर के सारी चीजें कर रहा है, बच्चे का इंटरेस्ट भी जाग रहा है, और ये जो ज्ञान है वो स्थायी रहेगा। जबकि ये आपकी रटन की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, क्योंकि इसमें पहले ही बता दिया बच्चे को कि सारे ट्राइंगल का जो जोड़ होता है ना कोणों का, वो 180 होता है, तो इसमें बच्चा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कैसी होती है भाई, थोड़ी सी पैसिव होती है। इसमें बच्चा एक्टिव होता है, जबकि इसमें बच्चा कैसा होता है, पैसिव होता है, यानी कि निष्क्रिय होता है। तो ये आपकी एग्जाम्पल टू रूल है, और ये आपकी रूल टू एग्जाम्पल है। ये आपकी कैसी थी भाई, स्पेसिफिक टू जनरल थी, और ये आपकी जनरल टू स्पेसिफिक है, ठीक है। इसलिए इतना समझे, मतलब कि रूल टू एग्जाम्पल है। तो ये, लेकिन दोनों ही जो मेथड होते हैं ना वो सेपरेट आप हमेशा सही नहीं होते, ठीक है। मतलब आप स्टार्टिंग में तो आप इंडक्शन मेथड से करवा सकते हो, लेकिन बड़ी क्लासेस के लिए आप जरूरी नहीं है ना हर बार उसको वो करके देंगे। बाद में जो मैथ्स के इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं वो तो फिर आपको करने ही पड़ते हैं, भाई इसका ये फॉर्मूला है, तभी आप उस चीज को करते हो, है ना, जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हो। तो इंडक्शन जो मेथड होता है ना वो छोटी क्लासेस के लिए सही रहता है, लेकिन उच्च जो क्लासेस है, हायर जो क्लासेस है, उसमें जो डिडक्शन मेथड होता है ना वो बेस्ट होता है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे, आप इंडक्शन से स्टार्ट करेंगे और डिडक्शन पे एंड करेंगे। ये दोनों विधियां एक दूसरे की पूरक होती है। ये सेपरेटली अगर बात करें तो पूरक नहीं है। अगर आप केवल इंडक्शन पर जाएंगे तो भी ये सही नहीं है, केवल आप डिडक्शन पे जाएंगे तो भी ये सही नहीं है। आप हमेशा पढ़ाना इंडक्शन से स्टार्ट करें और एंडिंग कहां पर स्टार्ट करें, डिडक्शन पर करें, ठीक है। तो ये आपके इंडक्शन और डिडक्शन मेथड हो गया है। सो ये थे आपके कुछ मैगजीम्स के शिक्षण के सूत्र थे, मैगजीम्स
ऑफ लैंग्वेज टीचिंग थे। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई है। वीडियो पसंद आई तो इसको जरूर लाइक करें। ये सारे टॉपिक्स मैं आपको अभी नोट सेक्शन में ऐड कर दूंगी। अगर आपको नोट्स लेने हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो 7419055279 पर व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको पेड नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करिए, शेयर करें सभी के साथ, सभी ग्रुप्स में। यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन फ्री हो रही है।